आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, हाल ही में तुर्की और शाम में खौफनाक ज़लज़ला आया। ज़लज़ले की खौफनाकी से ज़्यादा तबाही की खौफनाकी देखी गई। हालांकि दुनिया में कई ज़लज़ले आते हैं, मगर इतने लार्ज स्केल पे तबाही आते हुए हमने कम ही देखा है। ईरान में आया था ज़लज़ला डिकेड्स अगो, जहां पर 70,000 लोगों की अमवात की खबर मिली थी। उसके बाद शायद ये दूसरा वाक़या है जो तुर्की और शाम में इतने ज़्यादा पैमाने पर तबाही और अमवात वाक़ई हुई। ज़लज़ले क्यों आते हैं? ज़लज़ले आने की वजूहात और किस किस किस्म के ज़लज़ले होते हैं, और ज़लज़लों के ताल्लुक से इंसानों को किस तरह से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और फिर तुर्की और शाम में इतने लार्ज स्केल पे बिल्डिंगों के जो है रेज़ होने की क्या वजूहात है, इस ताल्लुक से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ये बड़े प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन करने के माहिर, बड़े-बड़े ब्रिजेस और बड़े-बड़े जो है सीस्मिक स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करने के माहिर, हैदराबाद की मशहूर जो है इंस्टीट्यूशन ट्रिपल आईटी के मास्टर्स डिग्री होल्डर, और इसके अलावा ये इनके इनका बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छी स्कूलिंग से रहा। मेरी मुराद है मोहम्मद यूनुस अहमद साहब से, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अमर एंटरप्राइजेस, जो कि हैदराबाद में वाक़ है। आइए साहब से बात करते हैं कि ये ज़लज़ले की क्या वजूहात है और किस पैमाने पर यह ज़लज़ला आया। क्या ये इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन अवॉइडेबल था? यूनुस अहमद साहब, आपका खैर मकदम है। हेलो एवरीबॉडी। हाँ हाँ। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी ज़लज़ला आया है उससे जितने भी लोग मरे हैं, मैं है ना तहे दिल से ये अ, उनके उनके लिए ये है ना दुआ करता हूँ कि है ना सब लोगों को अल्लाह अच्छा रखे, यानी ये है ना सबकी खैर आबादी हो। यानी जो जो है ना लेवल की तबाही हमने टीवी स्क्रीन्स के ऊपर देखी है, वैसी हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल। नहीं, अब मैं ये है ना ज़लज़ले के बारे में ना कहूँगा कि ये है ना ज़लज़ला क्यों आया, और इसकी और ऐसी तबाही को अवॉइड कैसा कर सकते हैं आप। नहीं, ये है ना तुर्की में आया है, इंडिया में भी 2001 में भूज में आया है। हम्म। यानी और फिर फिर ये ना लातूर में भी आया था। हम्म। यानी और ये है ना 2005 में ये है ना मुज़फ़्फ़राबाद का ये ना ज़लज़ला भी आया था। जापान का भी ये ना सुनामी आई थी, हम्म। और है ना वहाँ पर भी है ना ज़लज़ला आया था। चिली 2010 में भी ऐसे है ना ज़लज़ले आए थे। हम्म। लेकिन जो तबाही हमें यहाँ पर तुर्की में दिख रही है, जहाँ पर आज की डेट में 33,000 38,000 लोग 33 या 35,000 लोग है ना मर चुके हैं। हम्म। यानी तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है। हम लोग ये देख सकते हैं कि है ना शहर पूरे के पूरे नेस्त नाबूद हो चुके हैं, हम्म। कुछ भी नहीं बचा है वहाँ पर। यानी हम्म। मैं ये है ना स्लाइड नंबर 1 आपको है ना बताना चाह रहा हूँ। जी। यहाँ पर आप है ना ये ना देख सकते हैं कि कोई चीज़ भी नहीं बची हुई है। हम्म। यानी कि कोई बिल्डिंग में कोई क्रैक या कोई कॉलम फेल हो गया है या फिर ऐसी कोई चीज़ वैसी नहीं दिख रही है आपको। आपको यहाँ पर है ना अ, बहुत ही ज़्यादा बदतरीन अ, फ़ोटोज़ हैं ये। यानी अब तुर्की का हाल अगर आप देखते हैं, कंपेयर करें तो दूसरे ममालिक से अलग है। तुर्की आप ये जापान का भी हाल ले सकते हैं, आप चिली का भी हाल ले सकते हैं। जापान भी ये ये है ना रिंग ऑफ फायर पे बैठता है, और चिली भी है ना रिंग ऑफ फायर पे बैठता है। हम्म। हम्म। लेकिन तुर्की में जो ज़लज़ले आते हैं, ये ज़लज़ले टॉप मोस्ट टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर आते हैं। हम्म। यानी कि जो है ना ज़लज़ला जापान में आया था, हम्म। जो ज़लज़ला जापान में आया था, मैं ना स्लाइड नंबर 2 पे जाता हूँ।
जी। जो है ना ज़लज़ला ये है ना जापान में आया था। हुँ, वो है ना ज़लज़ला डीप अर्थक्वेक था वो। अच्छा। यानी कि ये है ना 15 से 20 किलोमीटर डीप था। हुँ, और जो चिली में आया था वो 30 किलोमीटर डीप था। अच्छा। चिली में जो है ना ज़लज़ला आया था वो 8.8 मैग्नीट्यूड का था, और जापान में जो आया था वो 9.0 मैग्नीट्यूड का था। हुँ, हुँ, चिली में 525 लोग है ना मरे थे, और जापान में 15,000 लोग है ना मरे थे। हुँ, लेकिन तुर्की में 7.8 के ये है ना मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। एंड हुँ, और ये है ना, और यहाँ पर है ना तबाही जो कि हमें जो नंबर बताए गए हैं उससे कहीं ज़्यादा है। हुँ, जो भी नंबर बताए गए हैं वो बहुत कम है नहीं? हुँ। क्योंकि एक्चुअल नंबर बोलना भी बहुत मुश्किल है, सोचना भी बहुत मुश्किल जब तक है कि नहीं? वो पूरे मलबे को साफ नहीं किया जाता, नहीं कहा जा सकता कि कितने लोग मरे हैं। सर, मलबे को साफ करने की भी बात है, और ये भी बात है कि है नहीं कि ये चीज़ है ना पब्लिक कैसा हो सकती है। हुँ, द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन इज़ हुँ, एक्सट्रीमली हेवी। अगर आप ये बताते हैं कि पूरा शहर में कोई नहीं बचा हुआ है हुँ, नहीं? तो ये चीज़ है ना बहुत ही ऐसी है ना नॉलेज आप पब्लिक नहीं कर सकते हैं। हुँ, हुँ, है नहीं? और है ना दूसरी चीज़ ये अगर अगर ज़लज़ला ऊपर आता है, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर आता है, इसका एक्सेलरेशन यानी कि पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन बहुत ही ज़्यादा हेवी रहता है एज़ हुँ, कंपेयर्ड टू 8.8 और 9 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। और हुँ, यहाँ पर एक अर्थक्वेक नहीं आया है, यहाँ पर 2 अर्थक्वेक आए हैं, एक 7.8 आया है, एक 7.6 आया हुँ, है नहीं? और फिर बाद में इनके पास है ना 256 आफ्टर शॉक्स आए हैं हुँ, विदिन 48 आवर्स। हुँ, ओके, है नहीं? लेकिन इन सब चीज़ों को आप ये जो तबाही हुई है, इसको आप अवॉइड भी कर सकते थे, अच्छा। है नहीं? अब यहाँ पर अब इल्ज़ाम है ना लग रहा है कि लोगों ने वहाँ पर है ना मटेरियल ठीक से नहीं किया, ये कंस्ट्रक्शन नहीं किया। हाँ, ये तो बात सही है, वहाँ पर उन्होंने ना कंस्ट्रक्शन ठीक से भी नहीं किया, और उन्होंने है ना रीबार और सीमेंट जितने भी मटेरियल थे अच्छे क्वालिटी के इस्तेमाल नहीं किए गए। है नहीं? लेकिन इसके अलावा एक और भी बात है, तुर्की का जो अर्थक्वेक कोड है, ये अर्थक्वेक कोड लिया गया है यूरोपियन कोड से। अच्छा। यूरोपियन कोड बना था यूके में, हुँ, यानी कि बर्तानिया में बना था, और यूरोप और है ना बर्तानिया में ऐसे कोई इतने बड़े हाल के है ना ज़लज़ले पिछले 100 साल में नहीं देखे गए हैं। हुँ, ना ही है ना यूरोप में देखे गए हैं, ना ही अमेरिका में देखे गए हैं। हुँ, लेकिन आप चाइना में देख सकते हैं, इंडिया में देख सकते हैं, पाकिस्तान में देख सकते हैं, आप ईरान में देख सकते हैं, तुर्की में देख सकते हैं, यू कैन सी इन जापान, एंड यू कैन सी इवन इन साउथ अमेरिका आल्सो। हुँ, हाइटी का भी अर्थक्वेक आया था, हुँ, ये कुछ साल पहले। तो यहाँ पर जो जो है ना तुर्की का जो अर्थक्वेक है, बेसिकली अर्थक्वेक जैसे कि आप है ना जब आप अर्थक्वेक के लिए कोई भी बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं, हुँ, है नहीं? सर मैं स्लाइड नंबर 4 के ऊपर जाता हूँ। जी। ये देखिए, ये है ना ये जो तुर्की का जो अर्थक्वेक आया था, वो अर्थक्वेक का जो एक्सेलरेशन ग्राफ है, ये है। हुँ, लाइक ना, दिस इज़ द पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन ग्राफ। जी। आप जभी भी जो भी अर्थक्वेक आता है, earthquake is nothing but a force, and force as per the second law of Newton is equal to mass into acceleration. ये राइट। एक बेसिक मैं है ना मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूँ, मैं ना मोटा-मोटा बता रहा हूँ आपको, हुँ, ठीक है। ऊपर-ऊपर, यानी तो बेसिकली मास ऑफ द स्ट्रक्चर यानी कि वज़न जो आपके बिल्डिंग का है, हुँ, वो कांस्टेंट रहता है। उसके हुँ, अंदर आप फुल ऑक्यूपेंसी है ना ले लीजिए, मैक्सिमम लोड है ना डाल दीजिए, वो एक कांस्टेंट चीज़ है। हुँ, अब आ गई चीज़ आपकी एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन है ना एक जगह से दूसरे जगह चेंज होता है। तो यानी हुँ, कि जो एक्सेलरेशन आपको इंडिया में आएगा, वो एक्सेलरेशन दूसरी जगह नहीं आएगा। यहाँ तक हुँ, कि अगर जो एक्सेलरेशन आपको है ना हैदराबाद में जुबली हिल्स में आएगा, वो आपको है ना सोमाजीगुड़े के ऊपर नहीं आएगा।
ये हर जगह चेंज होता है। अच्छा। ये डिपेंड होता है सॉइल के ऊपर, और ये है ना डिपेंड होता है अर्थक्वेक्स की कितनी दूरी के ऊपर है ये, और कितनी डीप अर्थक्वेक भी आया है, ये उस पे भी डिपेंड होता हम्म। है नहीं। अब तो यहाँ पर इन्होंने जो वैल्यूज लिए गए हैं, मैं ना स्लाइड नंबर 3 के ऊपर आता हूँ। जी। यानी यहाँ पर अगर आप देखते हैं, मैंने इंडियन कोड, जापानीज कोड, टर्किश कोड एंड यूरोपियन कोड, ये सब कोडों को कंपेयर किया है। हम्म। टर्किश कोड की एक्सेलरेशन वैल्यू सबसे लो है, अच्छा। सबसे लो है। इट इज 0.09 जीज, यानी ये है ना सबसे लो वैल्यू लिए हैं इन्होंने। हाँ हाँ। लाइक ना दे हैव टेकन द है ना लोएस्ट वैल्यू। इनकी अगर आप ये लो वैल्यू के साथ भी अगर डिजाइन करते हैं, आप डिजाइन कर ले सकते हैं, नहीं, लेकिन आपको है ना बेहतरीन वहां पर है ना काम करना होगा, ये ना बेहतरीन डिटेलिंग करना होगा आपको। हम्म। और जबकि इन्हें ये चीज से पता है कि दे आर हैविंग सच काइंड ऑफ इश्यूज इनकी फ्रॉम 2011, ये चीज 2011 में भी अर्थक्वेक आया था, 99 में भी तुर्की में अर्थक्वेक आया था। हम्म। एंड ये चीज उठी गई थी कि है ना वहाँ का कोड चेंज करो, कोड चेंज करो, मगर इन्होंने है ना कोड के अंदर ये वैल्यूज चेंज नहीं किए। दे जी। दे लाइक ना वेंट अहेड विद द सेम थिंग, अगर यानी। वैल्यू चेंज कर भी जाते तो उससे हाँ पहले तो कई बिल्डिंगें बन चुकी होगी ना। सर, अगर बिल्डिंग बन चुकी है तो वो बिल्डिंग को रेट्रोफिट करना पड़ेगा आपको। अच्छा, ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी हाँ, कोई भी बिल्डिंग को आप है ना रेट्रोफिट कर सकते हैं, कितनी भी अच्छा। पुरानी हो, लेकिन ये रेट्रोफिट करने में जो खर्चा है वो हम्म। बिल्डिंग बनाने के उतना है या फिर उससे भी ज्यादा है। फिर क्या फायदा? कौन चाहेगा? यानी नहीं सर, ये कॉस्ट मैनेजमेंट की बात है। अगर आपकी हाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है तो आप उसको हम्म। है ना रेट्रोफिट करना चाहिए। हम्म। अगर आपकी है ना इंपॉर्टेंट बिल्डिंग नहीं है तो हम्म। आप उसे है ना तोड़ के फिर से है ना बना देना चाहिए। मगर जी। जो स्केल के ऊपर ये हुआ है, हम्म। ये जो अर्थक्वेक हुआ है जहाँ पर शहर के शहर मलबे निकल गए हैं, हम्म। यानी फ्लैट हो गए हैं, यानी इसके ऊपर है ना लाइक ना रेट्रोफिटिंग इज नॉट पॉसिबल। हम्म। हम्म। तो यहाँ पर आपको ऑक्यूपेंसी लेवल और यहाँ पर स्ट्रिक्टर मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा है ना ज़रूरत थी। हम्म। ये भी यहाँ पर चीज़ नहीं हुई। हम्म। यानी अब है ना आती है बात, अब है ना आती है बात अ, अब मैं आपको यहाँ पर आता हूँ इंडियन कोड की। इंडियन कोड, जो इंडियन बिल्डिंग कोड है, मैं हम्म। हाईएस्ट सीस्मिक जोन ले रहा हूँ, अच्छा। और मैं इसके अंदर है ना हाईएस्ट फैक्टर ले रहा हूँ, तो हम्म। आपको यहाँ पर 1.135 जी आ रहा है। जापानीज कोड की वजह से जापान ने बहुत ज्यादा अपना जोन फैक्टर लिया है, 0.9 लिया है, 0.9 जी लिया है उन्होंने, है हम्म। नहीं। तो उसकी वजह से 0.3375 जी आ रही है हम्म। उसका एक्सेलरेशन, है नहीं, यानी कि मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ओके। अच्छा। फिर आपका तुर्की का है विच इज हार्डली लाइक 0.09 जी, यानी ये सबसे कम है। और आप यूरोपियन देखते हैं तो है ना 0.128 जी है, हम्म। यानी सो लाइक दिस इज। और मैं आपको ऊपर एक एक स्लाइड नंबर 3 जो है ऊपर एक ग्राफ है, मैं हम्म। यानी ऊपर एक ग्राफ है, यहाँ पर जो अर्थक्वेक के अंदर जो एक्सेलरेशन आया है वो एक्सीड हुआ है 2.5 जी। जी। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक डाउट आ रहा है। हाँ आपने हाँ, कहा कि तुर्की वालों ने यूके का कोड फॉलो किया। नहीं नहीं, यूके का नहीं लिया है सर, उन्होंने यूरोपियन कोड है ना लिया है। यूरोपियन और कोड। यूरोपियन कोड लिया है, और यूरोपियन कोड में एक पैरामीटर है सॉइल एम्प्लीफिकेशन, यानी कि जैसा सॉइल है हम्म। उस तरीके से आपको एम्प्लीफाई करना पड़ता है। हम्म। सॉइल एम्प्लीफिकेशन स्टडीज बहुत ही कम लोग करते हैं। आउट ऑफ 1000 जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और मे बी अराउंड 100 जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन एक जगह होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर को किया जाता है, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, डैम, ऐसे है ना स्ट्रक्चर को किया जाता है। आम बिल्डिंगों को ऐसी स्टडी नहीं की जाती है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। हम्म। मगर यूरोपियन कोड में ये है ना प्रोविजन है सॉइल एम्प्लीफिकेशन स्टडीज के लिए। यहाँ हम्म। पर इन्होंने ना सॉइल एम्प्लीफिकेशन है ना स्टडीज को इग्नोर कर दिया, और इन्होंने ये कोड है ना बना दिया। अगर सॉइल एम्प्लीफिकेशन स्टडीज इनके कोड में है ना रहते थे, देन ये फैक्टर बढ़ जाता था।
जिस तरह से आपने बताया कि ये वेरी एक्सपेंसिव है, तो शायद वो अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे? सर इट इज़ अफ़ोर्ड करने से अलावा ये सॉइल एम्प्लीफिकेशन स्टडी जो रहती है, इसको करने के लिए भी स्पेशल लोग चाहिए आपको, स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए। हुँ, उसको रीड करने के लिए भी आपको है ना स्पेशल इ इंजीनियर चाहिए। ये सब हुँ, जगह नहीं रहता है। हुँ, यानी मैं आपको ये बताता हूँ, अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ हैदराबाद का। हुँ, हैदराबाद में जहाँ पर रॉक है, वहाँ पर आपको है ना ज़लज़ला नहीं आएगा या फिर ना के बराबर है। लेकिन हुँ, आप वही हैदराबाद में आप जाइए और आप है ना जो कि लो वाटर एरिया है, जहाँ पर पानी है, वहाँ पर है ना लूज़ सॉइल है, वहाँ पर अगर आप घर बनाएँगे तो वहाँ पर है ना शेकिंग अगर होगी, बहुत सीवियर शेकिंग होगी। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम एरिया टू एरिया। ओके, ठीक सॉइल है। के ऊपर डिपेंड होता है ये। हुँ, हुँ, सो तो आप नहीं कह सकते हैं कि सॉइल नीचे कैसा है, तो आपको सॉइल एम्प्लीफिकेशन स्टडीज़ करना पड़ेगा। यानी जापान में तो कंप्लीटली क्ले ही सॉइल है, क्योंकि जापान एक ज़माने में ये समंदर का हिस्सा था। हुँ, यानी अब जो तुर्की जो है तुर्की भी देखिए, एक जगह तुर्की के एक तरफ है ना मेडिटेरियन सी है, एक जगह आपको है ना पर्शियन गल्फ भी थोड़ी दूर के ऊपर आता है आपको, फिर बाद में आपको रेड सी भी आती है, फिर है ना ये ना कैस्पियन सी भी आती है। तो ये हुँ, सब के बीच में है, तो यहाँ पर भी एक ज़माने में है ना समंदर था। हुँ, हुँ, ओके, अब मैं आता हूँ मेरी ये ना 5th स्लाइड के ऊपर। जी, यहाँ पर ये चीज़ है ना इंटरनेट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा है ना दिख रही है। ये बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स की है। हुँ, हुँ, आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग अगर आप है ना देख सकते हैं, तो हर जगह है ना पूरे मलबे गिरे हुए हैं, लेकिन ये बिल्डिंग स्टैंड कर रही है अपनी हुँ, जगह। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्डिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। हर सर ये पैरामीटर को कंसीडर किया गया है। हाँ, ये है ना हर पैरामीटर को कंसीडर किया गया है, और ये बिल्डिंग की एक ख़ासियत है। ये हुँ, बिल्डिंग कंक्रीट की नहीं है सर, ये बिल्डिंग स्टील की है। अच्छा, ये बिल्डिंग स्टील की है। तो अगर हुँ, आप स्टील का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते थे, हुँ, तो आप है ना या ऐसे ऐसा जो कियोस्क हुआ है, ऐसा जो हुँ, इम्पैक्ट हुआ है, इसे आप अवॉइड कर सकते थे। लेकिन हुँ, स्टील की बिल्डिंग इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, हर कोई अफ़ोर्ड ट्वाइस नहीं कर सकता है। जी, है नहीं? तो सो अगर ये लोग अगर लकड़ी के घर के अंदर रहना चाहते थे, हुँ, है नहीं? तो लॉस ऑफ लाइफ तो नहीं होती थी, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी लाइक वुड हैव बीन देयर। हुँ, इन्हें पूरा ही जितना भी जो डिज़ाइन है, इन्हें पूरे तरीके से चेंज करना होगा। एंड और है ना वहाँ पर ये चीज़ स्टार्ट भी हो चुकी है। हुँ, यानी सो लाइक ना दिस इज़ द मेजर पार्ट ऑफ इट। ठीक है। आपने बताया कि उन्हें कहा गया था तुर्की वालों को कि कोड चेंज किया जाए। उन्होंने हुँ। कोड चेंज नहीं किया। कोड अ, चेंज ना करने की वजूहत क्या है? अगर आप जानते हैं? अ, हाँ। स सर देखिए, मैं तो नहीं कह सकता कि उन्होंने कोड है ना रिवाइज़ क्यों नहीं किया, है नहीं? है नहीं? और उन्होंने एक्चुअली कोड रिवाइज़ किया है, 2007 में उन्होंने कोड बनाया था। तो जितने भी मेजर स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं जो कि गिर चुके हैं, वो 2007 के पहले हैं और 2007 के बाद भी हैं। फिर हुँ, उन्होंने 2018 में कोड है ना रिवाइज़ किया। फिर 2018 के बाद है ना 2020 से तो कोविड है, तो ऐसा कोई है ना कंस्ट्रक्शन मेजर कंस्ट्रक्शन तो नहीं हुआ है। हुँ, बट द थिंग इज़ दैट कोड है ना रिवाइज़ होता है जब आपको उसके अंदर डेफिशिएंसी दिखती है। हुँ, दे आर सपोज्ड टू रिवाइज़ द कोड। जैसा राइट। अर्थक्वेक में अब प्रॉब्लम आई है कि एक अर्थक्वेक आया है, फिर दूसरा आया है। पहले अर्थक्वेक के बाद में बहुत ही जितनी भी स्टील थी हुँ, बिल्डिंग के अंदर, हुँ, वो है ना एलोंगेट हो जाती है, डिफ़ॉर्म हो जाती है। अपनी है ना मज़बूती अराउंड 30% टू 25% लूज़ कर देती है। हुँ, हुँ, आफ्टर दैट जब सेकंड आफ्टर शॉक आता है, वंस इट लूज़ेस अराउंड 40% ऑफ इट्स लाइक ना स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, हुँ, 45%, द बिल्डिंग का पैनकेक कोलैप्स होता है, जैसा कि आप है ना वीडियोज़ में देख रहे हैं।
हम्म। तो आपको अब है ना जो डिज़ाइन अडॉप्ट करने की है, वो डिज़ाइन में आपको 2-2 आफ्टर शॉक्स को यूज़ करने का है। हम्म। इंडिया में भी ऐसा डिज़ाइन नहीं है, सो यू हैव टू डिज़ाइन इट एट अ वेरी, वेरी केयरफुल लेवल। अच्छा, तो इंडिया में भी कुछ हद तक वरीसम सिचुएशन है अगर यस इस सर, किस्म का यस अगर सर, आता है। यस सर, अच्छा, ये यस सर। आपने अगर पैनकेक कोलैप्स कहा, इसका क्या मतलब है, पैनकेक कोलैप्स? सर पैनकेक कोलैप्स का मतलब ये है कि है ना स्ट्रक्चर अपने वेट के अंदर ही गिर रहा है। ओके, हाँ। वेट के अंदर ही गिर रहा है ना? स्ट्रक्चर गिरना चाहिए हिलने की वजह से, यानी कि हम्म। नीचे से अगर वो हिलता है तो वो हम्म। साइडवेज़ हिलता है, फिर हम्म। साइड में गिरना चाहिए। तो हम्म। आप ये समझ सकते हैं कि वो हिल के गिर रहा है या फिर जिस कोई चीज़ की वजह से गिर रहा है। लेकिन हम्म। वो विथआउट एनी इससे गिर रहा है वो, लाइक शेक, विथआउट एनी, विदाउट एनी शेक। हाँ, लाइक विथआउट एनी हॉरिजॉन्टल फोर्स, हाँ, है तो नहीं? ये जो तो जिस तरह से इम्प्लोजन में होता है वैसा हो रहा है। जी सर, ये इम्प्लोशन यानी कि कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन जो रहता है, हम्म। इसके अंदर आप छोटे एक्सप्लोजिव लगाते हैं और ऐसी जगह लगाते हैं स्ट्रक्चर में जहाँ पर है ना ये ना सेंसिटिव चीज़ रहती है, यानी कि हम्म। सबसे ज़्यादा लोड आती है। अगर हम्म। वो चीज़ को अगर आप निकाल दिए तो आपका है ना स्ट्रक्चर है ना गिर जाता है। हम्म। यूजुअली ये बीम कॉलम जॉइंट्स रहते हैं। जी। सो तो यहाँ पर जो बीम कॉलम जॉइंट्स हैं, हम्म। वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टील रहती है। हम्म। तो वहाँ पर जो कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है वो कंप्लीटली लूज़ हो गई है और हम्म। बीम कॉलम जॉइंट्स की जगह हम्म। कॉलम भी आता है, वहाँ पर बीम भी आती है। तो दोनों जगह ये स्टील के हम लोग ये देते हैं, टाइज़ देते हैं और ये ना स्टिरअप्स देते हैं। अच्छा। स्टील के बार्स को होल्ड करने के लिए बहुत ही क्लोज़ स्पेसिंग पे रहते हैं। हम्म। इन्होंने ये चीज़ मेंटेन नहीं की, इसलिए अच्छा। ये लेवल का कोलैप्स दिख रहा है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कुछ अफ़वाहें गश्त कर रही हैं सोशल मीडिया पर कि जी। किसी दुश्मन मुल्क ने साज़िश की है कि तुर्की और सीरिया में ज़लज़ला आए। क्या ये मुमकिन है दिस टेक्नोलॉजी इज़ का इस्तेमाल कंप्लीटली करते हुए? इम्पॉसिबल, दिस इज़ जी। कंप्लीटली इम्पॉसिबल। हुँ। क्योंकि जो है ना ज़लज़ला आया है, हुँ। दिस इज़ इट इज़ इक्वल टू 667 न्यूक्लियर बॉम्ब्स। अच्छा। 667 न्यूक्लियर बॉम्ब्स का एक्सप्लोजन अगर एक साथ होता है, तो ये है ना हुँ। ज़लज़ला हो सकता है। हुँ। अगर वैसा अगर एक्सप्लोजन होता है और वो भी 700 न्यूक्लियर बॉम्ब कोई भी एक साथ एक ही मिनट के अंदर इसे है ना एक्सप्लोड करना चाहिए। इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक। इम्पॉसिबल। किसी के पास भी ऐसी है ना ये लेवल की दुश्मनी नहीं है नहीं, और ये ऐसी है ना लेवल की है ना चीज़ नहीं है। ये नेचुरल कैलामिटी है, बट जो तबाही हुई है दैट इज़ ह्यूमन इंड्यूस्ड। अगर आप इसे पहले देख लेते थे और अगर आप स्ट्रॉन्गर डिज़ाइन अगर आप है ना पहले से करके है ना रखते थे, जैसे कि ना जापान ने किया है, देन ऐसी चीज़ नहीं होती थी। मैं भी ये कहता हूँ इंडिया में जहाँ पर है ना जैसे नॉर्थ ईस्ट है, या फिर जो जगह नॉर्थ इंडिया में है जहाँ पर ज़ोन 5 इंडिया का सबसे खतरनाक सीस्मिक ज़ोन है, कश्मीर। आपका ये है ना कश्मीर है, दिल्ली है, ये बहुत ही हाईली एक्टिव सीस्मिक ज़ोन्स है इंडिया के। ठीक। उत्तराखंड है, हमने ये भी देखा है कि उत्तराखंड में है नहीं, जो जोशीनाथ है वहाँ पर लैंड की सिंकिंग हो रही है नहीं? तो ऐसे जगहों के ऊपर यू हैव टू फॉलो हायर सीस्मिक वैल्यूज, हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी देन व्हाट इज सेड बाय द कोड, यानी कि कोड ठीक। जो कहता है उससे ज़्यादा आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक। ठीक। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। जी सर, जी सर। शुक्रिया सर, मैं भी आपको ये ना तहे दिल से ना शुक्रिया करता हूँ मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी ना देने के लिए, है नहीं? थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर। तो नाजरीन, ये थे जनाब इंजीनियर मोहम्मद यूनुस अहमद साहब, जो कि बता रहे थे किस तरह से तुर्की की ज़लज़ले को तो नहीं रोका जा सकता था, मगर तबाही को ज़रूर रोका जा सकता था अगर वो जो कोड, इंजीनियरिंग कोड्स होते हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग के, अगर वो कोड्स रिवाइज किए जाते और जो पैरामीटर्स का ख्याल रखना चाहिए था वो ख्याल रखा जाता, और अगर शायद उनको ये पता होता कि इतनी तबाही आएगी तो वो कर भी गुजरते, मगर उन्होंने कभी ख्याल और गुमान में नहीं
किया होगा कि ऐसा होगा। इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि इस तरह के ज़लज़ले जो आते हैं मुल्कों में, वो कोई दुश्मन मुल्क नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। ये जो तुर्की में ज़लज़ला आया, 667 न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक साथ अगर एक्सप्लोड होंगे तो इस किस्म की तबाही आ सकती है, और ये जो है ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि इंडिया में भी कहीं कहीं पर अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, वरना अगर इस किस्म का ज़लज़ला आया तो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। बहरहाल ये वीडियो और ये एपिसोड करने का हमारा ये मकसद था कि लोगों को आगाह करना कि फ्यूचर में इस किस्म की बड़ी तबाही ना हो। जापान का बेहतरीन एग्जाम्पल दिया है, इतना बड़ा जो है आने के बाद ज़लज़ला, और चिले में भी इन्होंने कहा है कि मामूली सा नुकसान हुआ तो आफात समावी को तो हम नहीं रोक सकते, मगर उसकी तैयारी हम ज़रूर कर सकते हैं ताकि ह्यूमन लाइफ और अमलाक की तबाही ना हो। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।